नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर हम एमए सिलेबस को कवर करने वाले हैं जो कि मेजरली डीयू ओरिएंटेड होगा, बट मोर और लेस द सिलेबस अक्रॉस यूनिवर्सिटी सेम होता है, तो इन वन वे और दी अदर ये आपके लिए हेल्पफुल होने ही वाला है। तो एमए सिलेबस के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, लेट इट बी फ्रॉम स्कूल लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स लेवल, वो भी कवर करेंगे। तो ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भी हेल्पफुल होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो 4 कोर पेपर्स होते हैं उनमें से जो फर्स्ट है डिबेट्स इन पॉलिटिकल थियोरी, उसके फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और लर्नर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपको बैचलर्स लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, 11th-12th में भी पढ़ाया जाता है, बट मास्टर्स लेवल पे एक रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो हम इस वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो डिफाइन करेंगे थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहले पूछा गया है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंड इट्स रोल इन एक्सप्लेनिंग द चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक की रेलेवेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कैसे इट हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम्स या फिर फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इट्स इवोल्यूशन से आज के टाइम तक कंटेम्प्रेरी रियलिटीज में कैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है और क्या उसका रोल है, क्या उसका फंक्शन है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। उससे हम उसकी रेलेवेंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं या डिस्क्रेडिट कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर्सपेक्टिव को पॉलिटिकल थ्योरी के केस में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इट हैव इवॉल्व्ड और इसकी रेलेवेंस आज के टाइम पर क्या है विद द चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली इसमें पूछा गया है। तो हम चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बाइफरकेट कर देते हैं हम अपनी टर्मिनोलॉजी को, जो कि इस केस में पॉलिटिकल थियरी है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल एक जनरल लेवल पे भी, आप चाहे कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ना भी हो, आप उससे पूछोगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल, तो देयर आंसर इज गोइंग टू बी समथिंग रिलेटेड कि ये बहुत लोगों से कंसर्न्ड होता है या फिर ये वो चीजें हैं जो हम सबसे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वी कैन गॉज फ्रॉम द जनरल और अंडरस्टैंडिंग से भी कि कैसे पॉलिटिकल इज रिलेटेड टू द कलेक्टिविटी, और कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि इट रेफर्स टू मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न, जो मुझसे आपसे और हम सबसे रिलेटेड है, दैट इज पॉलिटिकल। और थ्योरी को हम कैसे समझते हैं, तो थ्योरी इज एनीथिंग जहां पर कि सिस्टमैटिकली नॉलेज को प्रेजेंट किया गया हो, सिस्टमैटिक वे में नॉलेज के प्रेजेंटेशन को। उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड द ट्रूथ। ट्रूथ इज इवॉल्विंग, उसको पहचानने के लिए डिफरेंट थियरीज आती हैं। तो कैसे पॉलिटिकल थियरी, क्या उसका एम रहने वाला है, क्या उसका फंक्शन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, वो हम इस वीडियो के थ्रू आउट समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिटिकल थियरी को कंबाइंडली समझाया जाए तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ जनरलाइजेशन होते हैं। जनरलाइजेशन दो तरीके से बन सकती है, एक तो हमारी जजमेंट से और एक हमारी अजम्पशन से। तो उसको भी हम पढ़ेंगे कैसे वो पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। और हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जनरलाइजेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं, जैसा अभी हमने बात करी, हमारी अजम्पशंस पे, जजमेंट्स पे, आइडियाज पे या स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। इसी के बेसिस पर हम एक जनरलाइजेशन फॉर्म करते हैं कि कैसा किसी स्टेट का नेचर होगा, उसका पर्पस क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, किसी सोसाइटी का कैसे मेंटेनेंस होगा, कैसे फंक्शनिंग होगी, एक गवर्नमेंट किस टाइप की है, क्या उसके फंक्शंस रहेंगे। इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए वी नीड अ टूल विच इज नोन एज पॉलिटिकल थियोरी। तो इससे हम एक और चीज समझते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट में भी बताई गई है कि पॉलिटिकल थियोरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि इट ऑफर्स अस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल रियलिटी। एक एक्सप्लेनेशन ऑफर करती है ये हमको इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट।
उसको हम पॉलिटिकल थियरी बोलते हैं। तो इस बात से हमें ये समझ आ गया क्योंकि ये जनरलाइजेशंस पे बेस्ड है, अजम्पशंस पे बेस्ड है, स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है, आइडियाज पे बेस्ड है। तो आइडिया किसके, इट इज द ओनली प्रिविलेज ऑफ मैन कि वो सोच सकता है, वो एक्ट कर सकता है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि political theory is an intellectual and moral creation of a man। फिर अब हम बात करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल थियोरी है वो, उसने एक अटेम्प्ट किया है टू ऑफर अस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल रियलिटी। और वो यही बात बताती है कि डिफरेंट थिंकर्स ने फ्रॉम द टाइम्स ऑफ प्लेटो ऑनवर्ड्स कैसे कोशिश करी है, डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, कि मैन की जो पॉलिटिकल लाइफ है वो कैसे शेप होती है। तो इन सब चीजों को, टू सीक द ट्रूथ पॉलिटिकल थियरी इज वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली। आज भी हम देखते हैं न्यू थियरीज आर कमिंग अप। सो व्हाई आर न्यू थियरीज कमिंग अप? बिकॉज चेंजिंग रियलिटीज में ट्रुथ को भी डिफाइन करने का वे बदल जाता है, ट्रुथ इवॉल्व्स। तो इसी को हम समझेंगे इस डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल थियरी में। फिर अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थियरी। तो पॉलिटिकल थियरी में तीन अप्रोचेस होती है बेसिकली। हिस्टोरिकल, की पास्ट रेफरेंसेस के बेसिस पे हम एक अजम्पशन फॉर्म करते हैं, वो एक बेड रॉक ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करता है। और बाकी दो अप्रोचेस हैं, एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव। आई एम अज्यूमिंग ये आप लोगों को पता हो, और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो रिपीटेटिवली यूज होगी, नॉट जस्ट इन दिस वीडियो बट आने वाले हर वीडियो में, क्योंकि दीज आर वेरी बेसिक टू द पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन इन टोटल। तो फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसके बारे में, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो एम्पिरिकल इज सीन एज एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्स, फिगर्स। और जो एम्पिरिकल होता है उसमें हमारे पास एक कोनोटेशन रहता है कि ये सेंसेस के थ्रू जो हम देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें बेसिकली फैक्ट्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो साइंटिफिक और डिस्क्रिप्टिव है नेचर में, उसको हम एम्पिरिकल थियरी बोलते हैं। वही नॉर्मेटिव थियरी वो होती है जो वैल्यू लोडेड होती है, वो अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, और स्पेक्युलेटिव उसका नेचर होता है। स्पेक्युलेशन का मतलब होता है जब किसी चीज का एक डिफाइंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एक्टर्स फ्रॉम देयर डिफरेंट स्टैंड पॉइंट से जो वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, देयर अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ देयर टाइम्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव या अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव। तो उसको भी पॉलिटिकल थियरी अपने अंतर्गत लेती है। तो नॉर्मेटिव थियरी वही होती है, और ये ऑप्टिमिस्टिक भी होती है, आइडियलिस्टिक होती है। आइडियलिस्टिक मतलब ये जो वैल्यू से रिलेटेड है, जैसे कि वैल्यू ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन होती है, या फिर इक्वालिटी का जो नोशन है उनको अटेन करने की कोशिश करती है। तभी हमने देखा भी है कि नॉर्मेटिव थियरी कहीं ना कहीं व्हाट ऑट टू बी वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। और ये बेसिकली इन दोनों की डिस्टिंक्शन है जो हमने समझने की कोशिश की है। आई होप अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि पॉलिटिकल थियोरी को वॉरेन कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड द सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी को इवेलुएट करने से। तो वो ये बताते हैं कि द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थियोरी, कहने को तो जो पॉलिटिकल थियोरी है इट इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के और भी कई सब डिसिप्लिन है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स इन इंडिया, या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड मैनी मोर। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। तो जब हम इन दोनों के रिलेशन को एनालाइज करते हैं तो इट इज अज्यूम्ड कि कहीं ना कहीं दोनों की ओरिएंटेशन सेम होगी, वर्किंग सेम होगी। बट इसी बात को वॉरेन समझाते हैं कि कैसे इट इज पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब है कैसे वो यूनिक है, क्योंकि पहला जो है पॉलिटिकल साइंस, द फॉर्मर इज रिलेटेड टू empirical theory। empirical theory we just understood ki how it is related to values, sense experiences, logical and scientific and descriptive in nature, while the latter, that is political theory, is referred to as normative theory। normative theory value laden, optimistic, utopian
and also speculative theory because it is trying to find the truth. It does not know truth as of now, so it is making speculations, so that is why speculative theory. So Warren also explains that any political theory is always based on the history of political thought, because अगर आज you are coming up with a theory तो it has to be contextualized in historicity, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे, ऐसे एक्टर्स के डिसीजंस ने पीपल को ऐसे इन्फ्लुएंस किया होगा कि आज की हमारी रियलिटी इज शेप द वे इट इज। वो शेप आज जैसी वो शेप हुई हुई है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल फैक्टर्स या हिस्ट्री पे डिपेंडेंट होती है। तो इसी बात को वो रेट्रिएट करते हुए बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल थियरी इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। वी ऑल्सो सॉ दिस इन द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थियरी इन द लास्ट स्लाइड। तो वो यही बोलते हैं। फिर नाउ बेस्ड ऑन दिस फैक्ट या फिर बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट some people claim that if it is so, it has to be close to history and humanities rather than political science. So why is it still the part of political science? That is something we will learn in the following points. तो वो बताते हैं कि कैसे पॉलिटिकल थियरी इज स्टिल अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कीपिंग इन माइंड द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, कि कैसे वो प्री पॉजिटिविस्ट टाइम में कैसा था, फिर वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट टाइम में क्या हुआ। पॉजिटिविस्ट बेसिकली वो थियरी है जो ये बोलती है कि साइंटिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए या फिर साइंस इज रैशनैलिटी और साइंटिफिसिटी को डोमिनेंट समझकर वो थ्योरी शेप करते हैं। तो वही द पॉजिटिविस्ट टाइम इज सिनोनिमस टू द इरा ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो यहाँ पर यही बात करी जा रही है कि कैसे विद द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल थियरी अपने ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ द डिसिप्लिन को शैटर करके या रीडिफाइन करके रीशेप करके एक नया नेचर उसने अपना बनाया है। कैसे कि जो पहले देखा जाता था दैट द रिलेशन बिटवीन थियोरी एंड एम्पिरिकल रिसर्च को बिल्कुल डाइवर्जेंट देखा जाता था, कि कैसे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर टू पोलराइज्ड थिंग्स। लेकिन कैसे उसको रीडिफाइन किया गया है विद द एक्सप्लेनेटरी कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। किसी भी थियोरी का मेजर रोल क्या होता है, इट्स एक्सप्लेनेटरी पोटेंशियल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे द एक्सप्लेनेटरी कंसर्न जो पॉलिटिकल साइंस की थी उसने ये रिलेशनशिप बिटवीन थियोरी एंड एम्पिरिकल रिसर्च को रीशेप किया है, और नाउ इट इज अंडरस्टूड कि जो एक्सप्लेनेटरी मीनिंग्स है वो अंडर डिटरमाइंड करते हैं ऑब्जर्वेबल्स को। मतलब importance of observables are understood simultaneously with the importance of values। अब ना empiricity को importance ज्यादा दी जा रही है, ना normative theory को दी जा रही है। कहीं ना कहीं एक synthesis is tried to find, एक middle ground form किया जा रहा है जहाँ पे ये understand किया जा रहा है in the post positivist era, जहाँ पे कि हम देखेंगे रिफ्लेक्सिविज्म आ रहा है। रिफ्लेक्सिविज्म मतलब डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस दी जा रही है। इट इज अंडरस्टूड दैट देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट। तो उस टाइम में कैसे दोबारा से पॉलिटिकल थियरी का रीसर्जेंस हो रहा है, क्योंकि अब ये अंडरस्टूड है, ये लोगों ने समझ लिया है कि जो एक्सप्लेनेटरी मीनिंग्स है अगर वो ऑब्जर्वेबल से कॉम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, वो दोनों हैंड इन हैंड नहीं चलेंगे, तो द पॉलिटिकल थियरी का जो नेचर है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीजें बताई है कि कैसे पॉलिटिकल थियरी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट हैव अ मीनिंग कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शन। मीनिंग कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शन मतलब वो एक तरीके से हमको वो लैंग्वेज या वो टर्मिनोलॉजी वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके अंतर्गत हम अपनी आज की रियलिटी को समझते हैं। किस चीज से हम क्या मीनिंग डिराइव करते हैं या हम किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय में हम जी रहे हैं उस समय में किन चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है और किन चीजों को नहीं। तो वो यही बोलते हैं कि कोई भी थ्योरी, जैसे कि हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर इन जनरल भी, जैसे लिबरलिज्म का टाइम था तो कैसे फ्री मार्केट को, इंडिविजुअल राइट्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। ये इन चीजों से डिफाइन होता है कि किसी टाइम की रियलिटी उसकी डोमिनेंट थ्योरी से भी हम
गॉज कर सकते हैं कि कैसे उस टाइम पे क्या वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो वही बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो एक मीनिंग कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे अ पॉलिटिकल थियरी इवॉल्व कर रही है, तो लास्ट डेकेड्स में हमने ये देखा है कि नाउ इट इज बिकमिंग मोर अकोमोडेटिव। और जैसे कि वी जस्ट लर्नड कि कैसे द डिस्टिंक्शन और द रिलेशन बिटवीन थियरी और एम्पिरिकल रिसर्च रीडिफाइन हो रहा है। तो देयर इज कमिंग अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ conceptual, linguistic and normative analysis of grand theories of society and politics। तो अब हम यही समझेंगे कि ग्रैंड थियरीज क्या होती है। ग्रैंड थियरीज आर द थियरीज जो उस टाइम पे डोमिनेंटली यूज होती है या जो उस टाइम की ग्रांटेड रियलिटी ले ली जाती है। तो इसी बात को वो बोलते हैं कि इसको रीडिफाइन करने के लिए वी नीड अ मिक्सचर ऑफ बोथ एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव एंड एट द सेम टाइम लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, कल्चरल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हुए ऐसी थियरीज को अब हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये बात हमने की पोस्ट पॉजिटिविस्ट इरा में, लेकिन वॉरेन ऑल्सो डिफाइंस कि कैसे प्री पॉजिटिविस्ट इरा का जो टाइम था वहां पे क्या प्रॉब्लम्स थी पॉलिटिकल थियरी में। तो दो प्रॉब्लम्स को उन्होंने सिग्निफाई किया था, एक थियोरिटिकल और दूसरी फिलोसफिकल। थियोरिटिकल बेसिकली वो थी जो थिंग्स एग्जिस्ट करती थी एम्पिरिकली, जैसे कि कोई वैल्यू हो गई, कोई आइडिया होगा, उसका एक काउंटर पार्ट था। काउंटर पार्ट एज इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स, जैसे कि न्यू मार्क्सिस्ट थियरीज ऑफ स्टेट हो गया, वो सजेस्ट करते थे कि प्रॉब्लम को सजेस्ट करते थे, देन दे कम अप विद अ हाइपोथेसिस, फिर उन्होंने कॉमन लैंग्वेज और कंसेप्चुअल टूल लेकर आए और कैसे फिर स्टेट को उन्होंने डिफाइन किया इन द मार्क्सिस्ट लैंग्वेज। वहीं जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स थी वो प्री सपोजिशंस और जजमेंट से रिलेटेड थी कि कैसे वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती, उनका एक्सप्लेनेटरी कंसर्न में कोई एक्सप्लिसिट रोल नहीं है, लेकिन कैसे वो इम्प्लिसिटली एक्सप्लेनेटरी पोटेंशियल ऑफ एनी थ्योरी को इन्फ्लुएंस करती है। इसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ अब हम बात करते हैं कि कैसे नाउ देयर इज दिस नीड कि डाइवर्सिटी ऑफ थियोरेटिकल एंड फिलोसफिकल कंसर्न्स को साथ में लेके चलेंगे तो ही हम एक फुलर पिक्चर ऑफ द रियलिटी ले पाएंगे। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल थियरी का रोल क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसके रोल को अंडरमाइन किया गया और फिर कैसे इसको रियलाइज किया गया। तो पहले वॉरेन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे थियोरीज था उनको रेयरली एज रिप्रेजेंटेशनल मैप्स ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड यूज किया जाता था। मैप्स क्या होते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं। गूगल मैप्स आप लोग यूज करते हैं तो यू नो वेयर इज दस, यू नो कि ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है। सो इन द सेम वे वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफाइड है, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिवली अवेलेबल हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि थियोरीज को रिप्रेजेंटेशनल मैप्स ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड यूज किया गया है। रिप्रेजेंटेशनल मैप्स मतलब एक गाइडिंग फोर्स की तरह यूज नहीं किया गया, उन्हें रादर सिर्फ एक्सप्लेनेटरी कंसर्न्स तक लिमिट कर दिया गया है। फिर वो ये भी बताते हैं, लेकिन साथ के साथ जब हम एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ थियोरीज की बात कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट है। वो इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली थियोरीज का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी होता है ना, वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो लिमिटिंग द केसेस और काउंटर फैक्चुअल्स टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं वो भी एक पॉलिटिकल वर्ल्ड है, उसकी रियलिटी भी कुछ होगी और ये हमें पता है कि जो भी उसकी रियलिटी होगी दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो एक तो होता है कि हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को डायरेक्टली एक्सप्लेन करें, बट यहाँ पे वॉरेन का कहना है कि थियोरीज के फंक्शन को हमने डायरेक्ट की जगह हमने थियोरीज को इनडायरेक्टली यूज किया। हम उनको एक्सप्लेनेटरी वे में यूज नहीं करते, हम थियरीज को ऐसे यूज करते हैं कि क्या वो नहीं है। हम लिमिट करते हैं केसेस को कि जैसे कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझने के 1000 एंड न्यूमरस वेज हैं, लेकिन हमें कैसे उसको समझना है उसको हमने लिमिट कर दिया है विद द लिमिटेड थियरीज जो डोमिनेंट है। थियरीज तो बहुत सारी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन ग्रैंड थियरीज किसी भी पर्टिकुलर टाइम की
लिमिटेड ही होती हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि कैसे एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ द थ्योरीज इज इनडायरेक्ट रादर देन द एक्सप्लेनेटरी, और गाइडिंग फोर्स की जगह हम लोगों ने उसको लिमिटिंग केसेस के यूज में यूज किया है, के तरीके से यूज किया है। फिर वो वही बात रेपिटेटिव है कि द रोल ऑफ थ्योरीज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में भी फिर अब वो न्यू कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं कि कैसे एक कंसेप्चुअल कोहेरेंस होनी चाहिए। इंटरप्रेटेटिव स्कीम्स जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं ये एक सब्जेक्टिविटी से लिंक है कि कैसे किसी चीज को आप इंटरप्रेट करते हैं। जैसे नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी, I am trying to explain it not from my own perspective, not my personal perspective, but according to what Warren is saying. अब आप इसको कैसे समझ रहे हैं, it will not depend just on the fact कि वॉरेन ने क्या समझाया आप सिर्फ वो समझोगे। ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी अपनी एक हिस्ट्री है। उस चीज पे भी ये डिपेंड करेगा कि हाउ डू यू परसीव व्हाट वॉरेन इज सेइंग। मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट टू व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, even though I am explaining you, it is not 100% sure or not practical to say कि जो मुझे समझ आया वो ही आपको समझ आया है, irrespective of the fact कि समझा तो मैं ही रही हूँ। So I hope you are understanding what I'm trying to explain. फिर वो यही बता रहे हैं कि कैसे जो एक्टर्स होते हैं उनसे भी पॉलिटिकल थियरी बहुत इन्फ्लुएंस होती है, कि उनकी इंटरनल कोहेरेंस या उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर देयर इज दिस नीड which is now realized that we need to expand the horizons of interpretation to include ordinary language and philosophy. For example, the rational choice theory. What is rational choice theory? कि amongst the various choices we are opting for that one particular choice जो हमारी needs and circumstances को के साथ correlate कर रही है और हमारे लिए useful है। तो that is rational choice theory. Out of the pool of choices you have, you make the choice which is best for you. And how do you decide what is best for you? According to your own internal coherence of the conceptual understanding of different things that exists as a part of a reality. I hope you are getting. If any queries, drop down in comments, please. Now, Warren is trying to distinguish between two things. First is political theory, and the other one is political philosophy. So, he is trying to explain that political philosophy is not immediately explanatory, yet also not narrowly identified with normative theory. Again, the same shattering of distinctions, that neither it is purely explanatory, as in ये पूरी empirical भी नहीं है, but at the same time we cannot say कि ये normative नहीं है, it is also normative and also empirical in some ways. तो उस चीज को वो बेटर एक्सप्लेन करने के लिए एक डिस्टिंग्विश इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए या एक लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने के लिए वो बताते हैं कि पॉलिटिकल थियरी इज फॉर कंसेप्चुअल स्कीम्स दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पिरिकल पॉलिटिकल वर्ल्ड, और पॉलिटिकल फिलोसफी रेफर टू कंसेप्चुअल presuppositions and judgments underlying political theories. So political theory is in some ways related or more close to the empirical political world, whereas political philosophy has to do with judgments, presuppositions which are based on the internal coherence of the actor, which is shaped by the values they hold dear or are opposed to. So yes, तो political theory और political philosophy का distinction वो यहाँ पे देते हैं. Now he is trying to explain that what are the problems with political philosophy. तो political philosophy के साथ क्या क्या problems and how to overcome that वो हम discuss करेंगे. To ontological questions. First is ontological questions. I hope you know what is ontology. Ontological questions basically हम समझने की कोशिश करें तो ontology is an attempt to understand what exists. जो exist कर रहा है उसको समझने के प्रयास को हम ontology बोलते हैं. तो ontological questions is about कि how we examine the nature and fundamental priorities of reality with the use of science. तो ontological क्वेश्चन साइंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं और वो साइंस के थ्रू इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि हमारा जो नेचर और प्रायोरिटीज है रियलिटीज में वो कैसे शेप हो रही हैं.
फिर वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जैसे मतलब कहीं ना कहीं इसका कोरिलेट होगा हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थियरी से। कैसे, वो हम अभी समझने वाले हैं कि कैसे जैसे भी कोई रियलिटी होती है उसका एक इंटेलेक्चुअल एक्सेस अब हमें नहीं है। एक रियलिटी आज है जो हम और आप जी रहे हैं, एक रियलिटी वो भी होगी जो कल आने वाली जनरेशन जिएगी, और एक रियलिटी वो भी थी उन लोगों के लिए, तो एटलीस्ट वो रियलिटी होती है जो लोग उस टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे जो हो चुका वो हमारे लिए हिस्ट्री है, और जो आएगा वो हमारे लिए फ्यूचर है। लेकिन जो लोग हिस्टोरिकल टाइम्स में एग्जिस्ट कर रहे थे उस सेम टाइम पे, उनके लिए तो वही रियलिटी। एंड सेम गोज विद द फ्यूचर, जो फ्यूचर में लोग होंगे, द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज कमिंग फोर्थ, उनके लिए रियलिटी जो होगी वो हमारे लिए फ्यूचर है। तो जो उस सेम टाइम पे एग्जिस्टिंग होते हैं उनके लिए वो रियलिटी होती है। तो इनका कहना है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्सेस टू रियलिटी है जो जा चुकी है, उस रियलिटी के साथ हमारा कोई एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए हिस्ट्री बन चुकी है। तो अब हम लेकिन अपनी रियलिटी को कैसे शेप करेंगे? अपनी रियलिटी के नेचर को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी। वो अजम्पशंस हमारी हिस्टोरिसिटी पे बेस्ड होगी, पुरानी रियलिटीज पे बेस्ड होगी। तो अब हमारी उससे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते, या कोई वन वे ऑफ डिफाइनिंग तो ऐसे सेट या यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। तो हम अजम्पशंस का सहारा लेते हैं, बिकॉज थियरीज तो इवॉल्विंग है, थियरी तो हर टाइम में आएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रियलिटी अब हमारे पास नहीं है तो अब रियलिटी, अब कोई थियरी आएगी नहीं। थियरीज तो आर एवर कमिंग। तो अब एवर कमिंग थियरीज का नेचर है, तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए क्या कंटेंट होगा, तो वो अजम्पशंस जो उनका कंटेंट होगी वो अजम्पशंस अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो यही बोलते हैं कि दीज ओंटोलॉजिकल अजम्पशंस आर प्रायर टू एनी एक्सप्लेनेशंस। आज मैं कोई चीज डिफाइन कर रही हूँ तो वो इस बात पे भी बेस्ड होगा कि क्या मेरे, जैसे आप मेरा गोल पूछे लाइफ में कि व्हाट इज योर गोल, या मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, तो आप बताएंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, फॉर सपोज, जस्ट सपोज दैट कि आप कहते हैं मुझे डॉक्टर बनता है। तो इसकी ओंटोलॉजिकल अजम्पशंस कैन बी डाइवर्सिफाइड। किसी मतलब अगर आप, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। अगर किसी ने वॉर का टाइम देखा है, या फिर उनके दिमाग में वॉर का टाइम पीरियड है, कैसे कैजुअलिटीज थी, तो हो सकता है उनकी जो आज की रियलिटी है वो इस बात से शेप होती है कि उनको डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर कैन बी अ पर्सन जो ये देख रहा है कि अर्निंग पोटेंशियल एज अ डॉक्टर भी एक चीज होती है, एंड व्हेन यू आर सर्जन यू कैन अर्न वेरी वेल while at the same time serving the humanity। तो दोनों purposes are fulfilled, you get money and at the same time you are serving the society। तो उनकी ontological assumptions different है, but एट द एंड ऑफ द डे गोल तो आप लोगों का डॉक्टर बनना है, बट डिफरेंट लोगों की उसके पीछे डिफरेंट फिलोसफी हो सकती है। तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस सेकेंड पॉइंट। फिर वो यही बोलते हैं कि जो ये assumptions होती है दे कैन नॉट बी एम्पेरिकली इन्वेस्टिगेटेड, बिकॉज वो रियलिटी के साथ वी नो लॉन्गर हैव द एक्सेस टू दैट रियलिटी, लेकिन स्टिल दे हेल्प अस टू गाइड एंड लिमिट व्हाट इज टू काउंट एज एन एक्सप्लेनेशंस। तो यही हमने ontological questions में समझा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। एंड देन वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चंस व्हिच इज epistemological questions। तो अब what do you understand by epistemology? Epistemology is basically a way to understand the knowledge formation कहाँ से शुरू होता है। It is the attempt to understand the formation of the knowledge को पूरा समझने के प्रयास को हम epistemology बोलते हैं। तो what are the epistemological questions कि what exists, तो हमने देखा वो ontological questions। epistemological questions है कि why do वट एग्जिस्ट्स, उसके पीछे वाई डू इट एग्जिस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है उसको जो आंसर करेंगे दोज आर द एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस। तो बेसिकली दीज क्वेश्चंस एग्जामिन्स द अथॉरिटी ऑफ थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड दे पर्पट टू एक्सप्लेन। फिर वो यही बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो इस बात पे डिपेंडेंट, उनका आंसर इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि कौन सी थ्योरी उस टाइम पे डोमिनेंट थी जिसने कि लोगों की
assumptions को define किया। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो epistemological questions होते हैं वो different ontological position से हम लोग आंसर कर सकते हैं। और ये एक और एडिशनल पॉइंट हमको देता है कि एक इंटरप्रेटिव कंपोनेंट आ जाता है टू मेथोडोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इंटरप्रेटिव कंपोनेंट कैसे आ जाएगा? अगेन क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है टू द इंटेलेक्चुअल रियलिटी, तो अब हम लोग अजम्पशंस बना रहे हैं। अब हम अजम्पशंस बना रहे हैं तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अजम्पशंस हो सकती हैं। तो इसी बात को उन्होंने बोला कि दीज आर डिफरेंट अजम्पशंस वाले पोजीशन को उन्होंने बोला ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट पोजीशंस या वेरियस पोजीशंस होती हैं। तो अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अजम्पशंस है, उन लोगों की डिफरेंट अजम्पशंस है, तो उनकी जो कंसेप्चुअल कोहेरेंस है वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होगी, उससे इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो द वे दे विल इंटरप्रेट, जैसे कि डॉक्टर वाले एग्जांपल्स को रेटरेट करते हुए कि आपको डॉक्टर तो बनना है लेकिन क्यों बनना है? हाउ डू यू इंटरप्रेट द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, जॉब ऑफ अ डॉक्टर क्या है? उस लोग को उस चीज को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है क्योंकि डिफरेंट ऑन्टोलॉजिकल पोजिशंस है, डिफरेंट अजम्पशंस हैं, एक्सेस नहीं है इंटेलेक्चुअल रियलिटी से। तो ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो वो यही बोलते हैं कि एक इंटरप्रेटिव कंपोनेंट इज एडेड टू द political theory, फिर philosophy theory, whatever you say. फिर again they say that with the post positive accounts of the authority of social scientific interpretation of interpretive phenomena, वो यही बोलते हैं कि post positivist behavioral era में positivist dominant थे, लेकिन एक era आया जब post positivism was dominant way of understanding things or concepts। तो ये बोलते हैं कि post positivist way में we understood the cultural difference, diversities among things, कैसे different way of interpretations होते हैं, हमने इस बात को understand किया। तो उन्होंने बोला कि there is no one way, no objective truth, there is no one universalized way, there are different social scientific interpretation, social circumstances लोगों के अलग अलग होते हैं, तो their interpretation is going to be different, and they basically are trying to explain the multitude of the variety that is available to us in understanding any given political philosophy or theory। फिर वो example देते हैं कैसे कि in the post positivist era theories like critical theories are coming up, जैसे कि वो explain करने की कोशिश करती है कि we cannot understand a particular thing in isolation or as being universal, वो कहीं ना कहीं interdependent है, interrelated है, intersubjective dimensions of an actions को understand करने की कोशिश करती है। तो then the third is the normative questions। तो normative questions as we've just learnt in this video कि normative क्या होता है, value laden होते हैं और यूटोपियन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट ऑट टू बी वाले क्वेश्चंस, वो एक्सप्लेनेटरी कंसर्न से बिल्कुल अलग होते हैं। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो रियलिटी के साथ एक कनेक्शन कट होता है वो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस का, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि व्हाट एग्जिस्ट, व्हाट इज नाउ देयर इन दिस रियलिटी, आज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ एक आइडियलिस्टिक नोशन पे बेस्ड होते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो इस बात को भूल जाते हैं कि कैसा है, वो इस बात पे फोकस करते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो वो यही बोलते हैं कि कैसे अर्लियर टाइम्स में बिहेवियरल एरा में इन दोनों को दो सेपरेट वेज में डिफाइन किया गया था, लेकिन आज के टाइम में जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस है वो एक्सप्लेनेटरी कंसर्न से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं उनका एक एम्पिरिकल कोरिलेट भी होता है, और जो इम्पेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हमारी वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनके इंटरडिपेंडेंस को वो हाईलाइट कर रहे हैं। And how normative judgments are very important and significant to political research because they provide a optimistic vision of the discipline for the discipline of political science। optimistic vision, कुछ लोग उसको यूटोपियन भी बोल देते हैं, but they ignore or they fail to understand that it also have an optimistic vision for the future, for the reality, or for the changing world of politics।
So yes, so these three were the problems which were faced by the political philosophy. Now, trying to conclude what we have read throughout this video, so we have to understand what political theory is. Political theory is a conceptual knowledge of a particular political reality. उसको political actors कैसे shape करते हैं, उनके पास अपनी एक understanding होती है which is based on their own experiences in life. कैसे हम move कर रहे हैं from the behavioral era to the post positivist era. कैसे now there is it is highlighted that the earlier terminological distinction of behavioral era को हमें खत्म कर देना चाहिए, कि कैसे अब there is no longer a very vivid separation between normative and empirical. कैसे कहीं ना कहीं synthesis की उनकी बात करी जा रही है, इस चीज को highlight करते हैं. cultural awareness की हमारे को important है, and to understand that things do not exist in isolation. कहीं ना कहीं उनकी interrelatedness को understand करना is very important. और कैसे normative orientations are not just bad for being utopian, they are good, they are good in the way they are optimistic and provide a good pathway to forge ahead. And it is tried कि the political theory is made more eclectic, which means more accommodative and more assimilating, sophisticated. मतलब उसकी terminology should be more engaging and more accommodating again. So that is what we have read. And to sum up in just one sentence, we need to understand the complex interpretative, normative and philosophical dimension involved in the political world. मतलब different variables, not just one variables, and diversity को accept करे, cultural awareness होनी चाहिए, और कैसे लोगों की different ontological positions and epistemological positions को समझने की जरूरत है. So today we have read about understood what political theory is. I hope it will help you in some ways. If you have any queries, please drop down in the comments. I would be more than happy to answer them. And yeah, see you very soon. Thank you so much.